हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और कल देखिए एक जो अपडेट आया था उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि आप सभी की जो प्रधान शिक्षक की जो एग्ज़ाम है ना, जो प्रधान शिक्षक की जो एग्ज़ाम है ये आपका डेट बढ़ गया है। जी हाँ, प्रधान शिक्षक का जो एग्ज़ाम आपका 25 जून को होने वाला था वो कल ही अपडेट आया है और ये अब 28 जुलाई को होगी। ठीक है, 28 जुलाई का अब नया डेट आया है, तो आप सभी की एग्ज़ाम जो होने वाली है अब 28 जुलाई को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे की तैयारी अब शुरुआत करेंगे, क्योंकि अभी आपके पास बहुत ज़्यादा समय मिल गया है ना, 1 महीना से ज़्यादा का समय आपके पास मिल गया है। तो चलिए हम लोग क्लास अपना जारी रखेंगे। जो लोग एडमिशन नहीं लिए हैं तो वो लोग एडमिशन ले लीजिएगा, क्योंकि अब समय मिल गया है आपके पास आप लोग को तैयारी करने की। आज जो हम लोग देखेंगे दोस्तों वो टेस्ट नंबर आपका 60 देखेंगे और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट 75 प्रश्न जो सामान्य अध्ययन का और कुछ प्रश्न यहाँ पर रीजनिंग का भी यहाँ पर देखेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और डेली जो आप सभी की क्लास हो रही है और रात में 9 बजे से लाइव क्लास चल रही है। अभी तक आप हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको सारा PDF पीछे वाला आपको सारा मिल जाएगा और आप लोग को PDF है, नोट्स है, वीडियो है, सारा चीज़ वहाँ से आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसमें जुड़ने के लिए आपको इस नंबर पर पे फ़ोन करना पड़ेगा, पेटीएम करना पड़ेगा या फिर गूगल पे किसी भी माध्यम से 351 का पेमेंट करके आप उसमें जुड़ सकते हैं। फिर आपको दोस्तों सभी चीज़ आपको यहाँ पर PDF वीडियो नोट सारा चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे कैरियर परिवार का जो टेलीग्राम ग्रुप है तो इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर भी आपको मैं क्वेश्चन डालते रहता हूँ और यहाँ पर भी सभी लोगों की तैयारी होते रहती है। चलिए आज का क्लास का हम पहला सवाल देख लेते हैं। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना। तो चलिए आज का पहला सवाल कह रहा है कि अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है। जी हाँ, अपने कक्ष में, है ना, एक उपग्रह जो है वो पृथ्वी का क्या कर रहा है, लगातार चक्कर लगा रहा है। आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, किसके वजह से कर रहा है। अब केंद्रीय बल या फिर केंद्राभिमुख बल या फिर गुरुत्वाकर्षण बल या फिर इसकी कमी की वजह से या फिर कोई अन्य बल के कारण ऐसा होता है। तो देखिए ये जो होता है तो उपग्रह जो होता है ये अपने कक्ष में अभी केंद्रीय बल के कारण, है ना, अभी केंद्रीय बल के कारण ही मतलब कि ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर बी। और इसी को कहा जाता है केंद्राभिमुखी बल, है ना। अभी केंद्रीय बल को ही कहते हैं केंद्राभिमुखी बल, जिसके वजह से जो उपग्रह है वे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरण, जी हाँ, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो क्या होता है। जी हाँ, तो विरल माध्यम में गमन करेगी सघन माध्यम से तो क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाता है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब प्रकाश की किरण जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 79 नंबर, कह रहा है कि वायुमंडल में, जी हाँ, वायुमंडल में हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है। जी हाँ, जो वायुमंडल है हमारे ऊपर क्या डालता है, दबाव डालता है, परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। बिल्कुल बात सही है, हमारे ऊपर जो है ना वायुमंडल जो है वो दबाव डाल रहा है लेकिन हमें इसका एहसास नहीं हो रहा है। आखिर इसका एहसास हमें क्यों नहीं हो रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया सवाल है ये। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी कि हमारा जो रक्त है वो वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है और इसकी वजह से हमें उसका प्रभाव नहीं पड़ता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वायुमंडल जो है हमारे ऊपर प्रत्येक दिशा से दबाव डालता है परंतु हम इस दबाव का अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा रक्तचाप जो है यानी कि ब्लड प्रेशर जो है इस बाह्य दाब को संतुलित कर देता है और इसके वजह से हमें इसका पता नहीं चलता है। अगला प्रश्न है आपका 80 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जी हाँ, आणविक संरचना के बारे में दोस्तों यहाँ पर कौन सा कथन सही है, तो आपको चारों ऑप्शन यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा और इसका चक्कर लगाना मतलब इसका आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए सभी लोग। 80 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी नंबर, यानी कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर बिल्कुल ही सही। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका सी, आणविक संरचना के बारे में ये कथन आपका बिल्कुल ही सत्य है।
नेक्स्ट चलते हैं आपका 81। सभी लोग अपना अपना नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा। अब आप सभी की जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का डेट बढ़ गया है, अब एग्ज़ाम होगा आपका 28 जुलाई को। तो आराम से आप लोग अब तैयारी कीजिए, है ना। जो लोग तैयारी कर लिए थे तो उनके लिए बहुत अच्छा है, और जो लोग अभी तक नहीं किए थे तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके पास अब समय मिल गया है 1 से 1.5 महीने का। आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, PDF लेकर के, नोट्स लेकर के, आप वीडियो देख करके, किसी भी माध्यम से आप हमारे से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। प्रश्न है कि पाश्चुरीकरण संबंधित है। जी हाँ, पाश्चुरीकरण यहाँ पर लिखा हुआ है ना। इसको पाश्चुरीकरण भी आप कह सकते हैं, है ना। तो ये किस चीज़ से संबंधित है दोस्तों? 81 का क्या हो जाएगा आपका? देखिए, पाश्चुरीकरण या फिर इसी को कहा जाता है इंग्लिश में पेस्चुराइजेशन, एक ऐसी प्रक्रिया है दोस्तों जिसमें किसी तरल या दूध का निर्मजीकरण करके इसमें भंडारण क्षमता में सुधार किया जाता है। पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया में क्या किया जाता है कि दूध, है ना, जो दूध होता है उसको 16 सेकेंड तक 70 डिग्री सेंटीग्रेड या 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापक्रम पर इसको रखा जाता है, और उसके पश्चात इसको शीघ्रता से ठंडा कर दिया जाता है ना। इसी को कहते हैं पाश्चुरीकरण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आंसर ए हो जाएगा आपका, है ना। आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। और जो ये पाश्चुरीकरण का जो खोज किया गया था, ये किसने किया था? तो लुई पास्चर ने किया था, है ना। इसी वजह से इसको पाश्चुरीकरण नाम पड़ गया था। लुई पास्चर जो थे ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, और इसे पाश्चुरीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका 82 नंबर। कह रहा है कि धब्बा रहित लोहे बनाने में, जी हाँ, धब्बा रहित लोहे बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? ऑप्शन है आपका एल्यूमिनियम, क्रोमियम, टीन और कार्बन। तो 82 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी कि क्रोमियम इसमें मिलाया जाता है। ठीक है, क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम मिलाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा सूखा बर्फ कहलाता है? बहुत बार प्रश्न पूछा गया ये क्वेश्चन है कि सूखा बर्फ किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग सॉरी, आंसर नंबर बी नहीं, डी हो जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होगा, है ना। ये आपका गलत है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा इसका। 83 का आंसर नंबर डी हो जाएगा। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि सूखा बर्फ क्या कहलाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका 84 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? दोस्तों, किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है बताइए, है ना। बहुत टॉप लेवल का प्रश्न है। ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर उपरोक्त सभी। 84 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में दोस्तों हाइड्रोजन और क्लोरीन के संयोग से ये बनता है, और अतः इसके अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ना। जीवाश्म ईंधन, तो जीवाश्म ईंधन इसमें से कौन सा है? अल्कोहल, ईथर या फिर वाटर गैस या फिर प्राकृतिक गैस। जी हाँ, तो आपको सभी को पता है कि जो ये प्राकृतिक गैस है ना, इसी को कहते हैं जीवाश्म ईंधन, है ना। और इसको क्या कहते हैं? नेचुरल गैस, है ना। ये एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। यह आसानी से जलता है और अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन यानी कि जो प्राकृतिक गैस है ना, इसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? तो मीथेन इसमें मुख्य रूप से पाया जाता है, आपका याद रखिएगा। अगला है कि अब तक निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। कई बार पूछा गया है कि जो कृत्रिम बादल बनाया जाता है दोस्तों, उसमें किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग। जी हाँ, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग उसमें करते हैं, यानी कि क्लाउड सीडिंग मौसम में बदलाव लाने की एक प्रक्रिया है, जिसमें बादलों से इच्छानुसार वर्षा कराई जाती है। अभी बादल नहीं है, अगर यहाँ वर्षा नहीं हो सकता, फिर भी हम उसमें वर्षा करा सकते हैं। क्या करके? तो उसमें सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करके। इसमें कैसे किया जाता है ना, तो जिसमें बादलों की इच्छा अनुसार वर्षा कराई जाती है। आमतौर पर जो क्लाउड सीडिंग है, इस प्रक्रिया में सिल्वर आयोडाइड और शुष्क बर्फ जैसे यौगिक प्रयोग किए जाते हैं, और इस रसायन का जो प्रयोग किया जाता है वो हवाई जहाज के जरिए किया जाता है, बादलों पर छिड़काव किया जाता है, या फिर इसके अतिरिक्त पृथ्वी से जनरेटर एवं एंटी एयरक्राफ्ट बंदूक से भी इन्हें बादलों पर छोड़ा जाता है, और फिर ये वहाँ पर घनीभूत होकर के वर्षा बादल बन जाता है, फिर वहाँ पर वर्षा होने लगता है। तो इस प्रकार से दोस्तों कृत्रिम वर्षा करवाया जाता है सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करके। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला है कि एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। एक जो सूखा सेल होता है ना, जो बैटरी होता है, सेल मतलब बैटरी, उसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? यांत्रिक, विद्युत, रासायनिक या फिर विद्युत चुंबकीय? तो इसमें पाई जाती है दोस्तों रासायनिक ऊर्जा, याद रखिएगा रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है ना। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, आपका 80 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जीर्ण यानी कि वृद्ध, है ना, वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? जी हाँ, वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं जेरेंटोलॉजी। जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। इसको क्या कहते हैं? जीर्ण होने की प्रक्रिया के अध्ययन को जेरेंटोलॉजी। नेक्स्ट है कि नीलगाय। जी हाँ, नीलगाय देखते होंगे आपके जो फसल को जो बर्बाद कर देती है, तो ये नीलगाय किस कुल में आता है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि नीलगाय जो है ये किस कुल का ये जानवर है ना, किस कुल का ये पशु है? तो नीलगाय जो होता है दोस्तों, ये आपको हिरन के कुल का पशु है ना, हिरन के कुल का ये पशु है। नीलगाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति का, है ना, यानी कि हिरन के प्रजाति का है। मृग उन जंतुओं को कहा जाता है जिनमें अस्थायी सिंग होते हैं, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये गाय में भी नहीं आएगा, बकरी में भी नहीं आएगा और भेड़ में भी नहीं आएगा, ये हिरन के प्रजाति के अंतर्गत आता है आपका। अगला प्रश्न है आपका 90 नंबर, कह रहा है कि निम्न रेशो, है ना, रेशा है दिया हुआ है, में से कौन पौधे के तने से उत्पादन नहीं होता? जी हाँ, तना, है ना, कौन सा जो रेशा दिया हुआ है ये तना से उत्पादन नहीं होता है? ऑप्शन है सन, पटसन, जूट और कपास। जी हाँ, तो 90 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सन, है ना। 90 का जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा कपास। कपास जो होता है ना, कपास सन है, पटसन है तथा जूट के तनों की रेटिंग से रेशा प्राप्त किया जाता है। जबकि जो कपास होता है, कपास को यानी कि कॉटन को फलों में स्थित जो बीज होता है उसके बीजाकरण से रेशा प्राप्त किया जाता है, यानी कि कपास के बीज से हम रेशा प्राप्त करते हैं। बाकी पटसन हो गया, सन हो गया, जूट हो गया, इसका तना से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कपास। अभी वर्तमान में कपास का उत्पादन जो सबसे अधिक हो रहा है वो हो रहा है आपको गुजरात में, है ना, याद रखिएगा। गुजरात में अभी वर्तमान में कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा हो रहा है। पहले महाराष्ट्र था, अभी गुजरात आगे निकल गया है। ठीक है, और कपास का जो उत्पादन होता है ये काली मिट्टी में इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि डीएनए की खोज किसने की थी? जी हाँ, डीएनए की खोज किसने किया था? 91 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, आपका जो ऑप्शन दिया गया है ना, डीएनए का जो अगर वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो डीएनए का जो पहचान किया गया था वो सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? आप नोट कर लीजिएगा, है ना। सर्वप्रथम जो इसका खोज किया गया था वो 1869 में किया गया था, और स्विस के रसायन शास्त्री थे फ्रेडरिक मीसर, है ना, फ्रेडरिक मीसर, है ना, फ्रेडरिक मीसर इसके जो वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा ये खोजा गया था। रसायन शास्त्री थे आपका, है ना, तो डीएनए की खोज इन्होंने ही किया था आपका 1869 में। नेक्स्ट है आपका कि 92 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किन की आवश्यकता होती है? जी हाँ, अस्थि यानी कि हड्डी होता है, और दांत के निर्माण में मुख्य रूप से किसकी आवश्यकता होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम और फास्फोरस की, है ना। किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो कैल्शियम के चाहिए और फास्फोरस चाहिए, यानी कि कैल्शियम और फास्फोरस जो है ये अस्थि एवं दंत निर्माण में सहायक होता है, और इसकी कमी से अस्थि एवं दंत संबंधी बीमारियां हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 93 की पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? जी हाँ, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का या फिर न्यूक्लिक अम्ल का? 93 का हो जाएगा दोस्तों आपका वसा का, है ना। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, है ना, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है कि हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारीयता के बीच जो तत्व संतुलन है वो कौन सा है? जी हाँ, हमारे शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के बीच जो तत्व संतुलित है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा दोस्तों फास्फोरस, है ना। जो फास्फोरस खनिज जो है लवण के रक्त में उपस्थित होने से, फास्फोरस खनिज लवण के रक्त में उपस्थित होने से शारीरिक अम्ल एवं क्षार का संतुलन ठीक रहता है, और इस खनिज के मुख्य स्रोत जो है वो आपको मिल जाएगा दूध में, पनीर में, अंडे में, है ना, अंडा का जो पीला वाला जो भाग होता है बीच वाला, है ना, मांस में, मछली में, दाल में। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों में ये सब फास्फोरस आपको अम्लीय और क्षारक रूप में पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर फास्फोरस। अगला प्रश्न है कि श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। दोस्तों, श्वसन में ऊर्जा किस रूप में उत्पादित होती है? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आपको एटीपी के रूप में आपको
उत्पादित होती है, यानी कि 95 का आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, है ना। यानी कि इस क्रिया में फलस्वरूप ऊर्जा जो है एटीपी के रूप में उत्पादित होती है, याद रखिएगा एटीपी के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्यूसेक, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्यूसेक में जो मापा जाता है वो आपको बहाव की दर को मापा जाता है, यानी कि जल जो होता है, यानी कि जो पानी होता है, तो पानी के बहाव के दर को मापा जाता है क्यूसेक में, है ना। क्यूसेक में मापा जाता है, यानी कि क्यूसेक क्यूबिक फीट पर सेकेंड। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। अगला है आपका 98 नंबर। 98 कह रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। धर्मनिरपेक्ष, भारत एक कैसा देश है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी कि यहाँ पर किसी भी धर्म को मान्यता नहीं दिया गया, यानी कि सभी धर्मों को यहाँ का मान्यता दिया गया, यानी किसी एक धर्म को यहाँ पर मान्यता नहीं दिया गया है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आपकी आज़ादी है। 97 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी भारत में राज्य का कोई भी धर्म नहीं है ना। सभी धर्मों को यहाँ पर लोग मान सकते हैं, कोई भी ऐसा यहाँ पर रोक टोक नहीं है। इसी को कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष या फिर पंथ निरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है ना। सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान मतलब कि माना गया है। अगला है 98 नंबर की लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है। देखिए प्रश्नकाल के बाद का जो काल होता है उसको शून्यकाल कहा जाता है ना। 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक होता है प्रश्नकाल, उसके बाद जो 12 बजे के बाद जो होता है वो शून्यकाल होता है। तो शून्यकाल की पूछ रहा है कि यहाँ पे अवधि जो होगा वो कितने होगा, अधिक से अधिक कितना हो सकता है। 98 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 घंटे का ये चलता है आपको शून्यकाल। ठीक है, प्रश्नकाल का भी जो समय होता है वो भी 1 घंटे का ही होता है। 99 प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। जी हाँ, भारतीय संसद की जो संप्रभुता है ये किस में प्रतिबंधित है। 99 का आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि न्यायिक समीक्षा से ये आपका क्या है, प्रतिबंधित है। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। यानी कि भारतीय संविधान के तहत संसद जो होता है वो सर्वोच्च क्या होता है, तो विधि निर्माता संस्था है ना। विधि का निर्माण करता है तो संसद के द्वारा किया जाता है, लेकिन उसके द्वारा जो निर्मित विधि है ना, वो संविधान के मौलिक ढांचे का अतिक्रमण न करे, इस हेतु क्या करता है सर्वोच्च न्यायालय की उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है ना। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है वो न्यायिक समीक्षा इसका करता है। जो कानून बनाया गया है उसको एक बार सर्वोच्च न्यायालय जरूर से जरूर न्यायिक समीक्षा करता है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 100 नंबर। 100 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है। देखिए जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि संविधान तो बन गया, इसका व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है, तो वो हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि 1, 2 का 4 है ना। 124 में है आपका संविधान सर्वोच्च न्यायालय आपका। ठीक है, चलिए तो आंसर हो जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय, जो इसके पास क्या है तो अंतिम अधिकार होता है। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है आपका 101 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। ये भी क्वेश्चन कई बार आप लोग को बता चुका हूँ, रिपीट हुआ है कि भारत में जो मताधिकार है यानी कि मत देने का जो अधिकार है और निर्वाचित होने का जो अधिकार है वो किस प्रकार का अधिकार है, तो वो एक विधिक अधिकार है ना। एक क्या है, तो एक विधिक अधिकार है, एक याद रखिएगा। ये मूल अधिकार भी नहीं है, संवैधानिक अधिकार भी नहीं है, और आंसर हो जाएगा आपका एक विधिक अधिकार है। आंसर नंबर हो जाएगा सी नंबर। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका जो शक्ति होती है वो आपका राज्यपाल में ही निहित होती है ना। किस में निहित होती है, तो राज्यपाल में ही निहित होती है। ये क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कि राज्यपाल को जो वर्तमान में वेतन दिया जाता है, बताइए तो कि राज्यपाल को वर्तमान में कितना वेतन दिया जाता है ना। तो राज्यपाल को अभी 3.5 लाख दिया जाता है ना। राज्यपाल को अभी 3.5 लाख प्रति महीने वेतन है आपका। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 103 नंबर कह रहा है कि राज्यपाल की पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता का अर्हता क्या है। जी हाँ, राज्यपाल की पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। योग्यता तो वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये भी सही है ना। राज्यपाल के लिए कितना चाहिए, 35 साल चाहिए। वह लाभ के किसी पद पर आसीन नहीं हो, ये भी सही है, यानी कि आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आंसर नंबर डी। देखिए इस प्रकार का जो क्वेश्चन है ना, आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैं समझा दूँ कि यहाँ पर जो आप देखें कि राज्यपाल की पद नियुक्ति के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है, मतलब नियुक्ति के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो गया,
35 साल होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर ऑप्शन दिया रहता है ना, ऑप्शन नंबर ई दिया हुआ रहता है ना, ऑप्शन नंबर ई दिया हुआ रहता और ई में दिया हुआ रहता इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक, तो आपको आंसर क्या मारना होता, ई नंबर मारते, है ना। मान लीजिए डी में आपको कुछ और ऑप्शन में लिख दिया है ना, डी में उपयुक्त सभी नहीं है, डी में कुछ और लिख दिया है, ठीक है, जो गलत दिया हुआ है ना, राज्यपाल के बारे में गलत दिया हुआ है। लेकिन ए सही है, बी सही है और सी भी सही है। और ई में दिया हुआ है क्या कि इनमें से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक, जो आप लोग को पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आप एग्जाम हॉल में क्या मारिएगा, ई मारिएगा, है ना, क्योंकि ई में क्या दिया हुआ, इनमें से एक से अधिक भी दिया हुआ है। तो एक से अधिक हुआ कि नहीं, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है ना, यानी कि इनमें से एक से अधिक आंसर सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ई हो जाता, है ना, अगर ई दिया हुआ रहता ऑप्शन में तो। और इसी प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हम ई का प्रयोग करते हैं, है ना, उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, तो ई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर ए भी गलत लिखा रहता कि वो भारत का नागरिक नहीं हो, है ना, मान लीजिए यहाँ पर लिखा रहता 30 वर्ष उम्र हो, है ना, वह लाभ के पद पर हो, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही होता नहीं। तो उस सिचुएशन में भी हम क्या करते, ई नंबर ही ऑप्शन मारते, क्योंकि ई में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा ई नंबर, ठीक है। तो ये दोनों सिचुएशन में हो सकता है, जब ऊपर एक भी ऑप्शन सही ना हो या फिर एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ई नंबर मारते हैं, ठीक है। तो ई भी आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 104 नंबर की, राज्य की विधानसभा की अवधि कितनी होती है। देखिए, राज्य की जो विधानसभा है इसकी जो अवधि होती है वो 5 साल की होती है, लेकिन 5 साल से पहले भी इसको भंग किया जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए नंबर, ठीक है। अगर पूछा जाए कि विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनका भी कार्यकाल होता है 5 साल का ही, लेकिन अगर पूछा जाए विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल होता है आपको 6 वर्ष का होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के जो महाधिवक्ता है दोस्तों, ये मतलब कि राज्य का क्या होता है, सबसे बड़ा विधि अधिकारी इसको भी कहा जाता है, और इसकी जो नियुक्ति की जाती है वो की जाती है आपको राज्यपाल के द्वारा ही, है ना। क्यों, कौन करता है महाधिवक्ता की नियुक्ति, राज्यपाल करता है। और महाधिवक्ता बनने के लिए उसके पास किस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पास जो योग्यता होती है वही योग्यता महाधिवक्ता के पास भी होनी चाहिए, तभी राज्यपाल उसको महाधिवक्ता बना सकते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 106 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है वो समवर्ती सूची का है ना। 3 सूची हमारे संविधान में वर्णन किया गया है 3 सूचियों का, एक तो होगी आपका संघ सूची, है ना, एक होगी आपका राज्य सूची और एक होगी आपका समवर्ती सूची, है ना। 3 सूचियों का वर्णन किया गया है, और ये जो 3 सूची का वर्णन किया गया है ये किस अनुसूची में किया गया है, तो ये 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया, याद रखिएगा 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है 3 सूची का, संघ, राज्य और समवर्ती, ठीक है। तो इसमें समवर्ती सूची में कौन सा विषय है, ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, आंसर हो जाएगा आपका आपराधिक मामले। आपराधिक जो मामले आता है दोस्तों ये समवर्ती सूची में आता है आपका, है ना, ध्यान रखिएगा। और पुलिस किस में आता है बताइए, तो सभी लोग बताइए कि पुलिस जो है ये राज्य सूची में आता है, और विदेशी मामले जो है या फिर रेडियो है, टेलीविज़न है, ये सब आता है आपको संघ सूची के अंतर्गत आता है, लेकिन जो आपराधिक मामले हैं वो आता है समवर्ती सूची में, है ना। तो आपराधिक मामले हो जाएगा आंसर नंबर समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची पर नियम कानून कौन बनाएगा, तो दोनों मिलकर बनाएगा, यानी कि संघ भी बनाएगा और राज्य भी बनाएगा, लेकिन जो राज्य सूची का विषय है उस पर सिर्फ राज्य बनाएगा, संघ सूची का जो विषय है उस पर केंद्र ही बनाएगा आपका, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 107 नंबर, कह रहा है कि वह महिला जिन्हें अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था वो कौन थी। जी हाँ, अवध में की थी 1857 की क्रांति का नेतृत्व। सभी लोग एक बार वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 107 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर डी, यानी कि बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल जो थी ये आपको अवध से ये नेतृत्व की थी आपका। अगला प्रश्न है आपका 108 नंबर, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। जी हाँ, यानी कि राजा राम मोहन राय, है ना, तो इसको राजा की उपाधि किसने दिया था, राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो दिया गया था वो दिया गया था आपको अकबर द्वितीय के द्वारा, है ना। कौन दिया था, अकबर द्वितीय दिया था। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। और 1830 ईस्वी में दोस्तों इसको ये उपाधि दिया गया था। अगला प्रश्न हम चलते हैं 109 नंबर,
प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का जो प्रवर्तन किया गया था वो लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था। बहुत बार सवाल में पूछा गया है ना, बहुत बार एग्जाम में ये सब छपने वाला सवाल है, बार बार ये सब छपता है एग्जाम में, है ना, तो ये सब आपको एग्जाम में हमेशा छपते रहता है। ठीक है, चलिए गदर पार्टी का नेता कौन था, ये भी बहुत बार छप चुका है ना, और आप लोग को भी छप सकता है। तो गदर पार्टी का जो नेता था वो कौन था, तो 110 का हो जाएगा दोस्तों, वो लाला हरदयाल थे, है ना, सभी लोग को पता है लाला हरदयाल जी। अगला है आपका कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था। देखिए सबको पता है कि गांधी जी जो पहला सत्याग्रह किए थे वो आपको किसानों के लिए किए थे 1917 ईस्वी में चंपारण का, है ना, और लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में चंपारण वाला नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में आपको चंपारण वाला नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं, मजदूरों को कम वेतन के लिए दिए जाने के विरुद्ध, यानी कि जो हुआ था दोस्तों आपका 1918 में हुआ था। अहमदाबाद जो मिल है ना, जो कॉटन मिल है, वहाँ के औद्योगिक जो मजदूरों की कम मजदूरी के विरुद्ध संघर्ष हेतु इन्होंने आंदोलन चलाया था। इसका आपको इसके मतलब पहला सत्याग्रह यही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1917 वाला आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगर 1917 वाला रहता तो आप 1917 वाला चंपारण आंदोलन मार सकते थे, लेकिन चंपारण यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो आपको 1918 में हुआ था आपका, है ना, 1918 में हुआ था, ये आपको अहमदाबाद में हुआ था, यानी कि गुजरात में हुआ था। ठीक है, मजदूरों के विरुद्ध यहाँ पर भी हुआ था आपका, आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 112 नंबर, कह रहा है कि कहाँ के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी तथा हजारों रुपये तथा आजमगढ़ जिला के लिए फरमान प्रदान किया था। तो ये हो जाएगा आपका 112 का आंसर नंबर क्या होगा, बताइए सभी लोग, 112 का आपका आंसर क्या होगा, 112 का हो जाएगा दोस्तों, अवध के शाह ने, है ना, अवध के जो शाह थे उन्होंने ही दिया था कुंवर सिंह को पोशाक और हजारों रुपये तथा आजमगढ़ जिला के लिए फरमान प्रदान किया था। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा। कुंवर सिंह जो थे ये 1857 की क्रांति में बिहार से यानी कि आरा के जगदीशपुर से ये जम करके लड़ाई किए थे आपका 80 वर्ष की उम्र में। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका 113 नंबर का, आ रहा है कि बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था। जी हाँ, किस रियासत के राजा ने दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था, वो बिहार के किस रियासत के राजा थे। तो 113 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका जगदीशपुर के, है ना, वो जगदीशपुर के थे राजा, और उनका नाम क्या था, तो कुंवर सिंह, है ना, कुंवर सिंह। आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अनुशीलन समिति क्या था। जी हाँ, ये भी कई बार क्वेश्चन आपका पूछ चुका है, छप चुका है एग्जाम में, है ना। देखिए जितने प्रश्न है ना लगभग एग्जाम में छपते ही रहता है सब प्रश्न। ठीक है, तो अनुशीलन समिति क्या होता है, तो अनुशीलन जो समिति था ये था आपका क्रांतिकारी संगठन, एक था आपका, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, एक क्रांतिकारी संगठन था आपका अनुशीलन समिति। नेक्स्ट है कि बिहार में खादी की काफ़ी प्रगति किसके नेतृत्व में हुआ था। जी हाँ, तो खादी का काफ़ी जो प्रगति हुआ था ये किसके नेतृत्व में हुआ था, आपके दिमाग में आ रहा होगा गांधी जी, लेकिन गांधी जी ऑप्शन में यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, मजहरुल हक हैं, जगत नारायण लाल है, राजेंद्र प्रसाद है, ब्रज किशोर प्रसाद है। 115 का हो जाएगा दोस्तों राजेंद्र प्रसाद, आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, चलिए प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, बताइए, तो सभी लोगों को पता होगा, कई बार एग्जाम में पूछा है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो बताइए, और काफ़ी आसान प्रश्न है, तो सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो ये लड़ा गया था 1757 में, है ना। कई बार आप लोग को बताए हैं कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था ये किनके बीच हुआ था, तो फटाक से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। आपको याद है तो फटाक से कमेंट करके बताइए कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 में, ये किसके बीच युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है आपका कि भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है। जी हाँ, तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है क्योंकि बिहार से संबंधित है, और गौतम बुद्ध के शयन मुद्रा में दोस्तों दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है, और वो किया जा रहा है बिहार में बोधगया में, है ना, बिहार में बोधगया में किया जा रहा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 118 नंबर की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है। जी हाँ, तो गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला किस राज्य में रखी है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। 118 का हो जाएगा, वो है उत्तर प्रदेश, है ना, वो है उत्तर प्रदेश। कुछ दिन पहले 2021 में ही ये रखा गया था। अगला सवाल है आपका 119 नंबर, कह रहा है कि दिसंबर 2021 में किस राज्य की पुलिस को
प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जी हाँ, 2021 में दिया गया था, दिसंबर 2021 में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। जी हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश से राज्य के पुलिस को दिया गया था प्रेसिडेंट कलर अवार्ड। आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, है ना, सभी लोग लाइक करते चलिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आप सभी का जो एग्ज़ाम है अब वो एग्ज़ाम का डेट बढ़ गया है, 28 जुलाई को आप सभी का एग्ज़ाम होगा। तो आपके पास काफ़ी समय है ना, हमसे जुड़ करके, आपसे ग्रुप से जुड़ करके, वहाँ पर PDF नोट्स है, वीडियो है, सारा चीज़ ले करके आप तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। अब आपके पास समय ही समय है, ठीक है, अब 1 महीना से ज़्यादा आपके पास समय हो गया है। प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस केंद्रीय जेल ने अपना रेडियो चैनल जेल वाणी FM शुरू किया है। जी हाँ, तो रेडियो चैनल जेल वाणी FM शुरू किया है, और वो किसने किया है दोस्तों, तो वो किया है इंदौर। यानी कि इंदौर कहाँ है, तो ये है आपको MP में, है ना, MP में, है ना। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। अगला है दोस्तों आपका 121 नंबर का आ रहा है कि किस राज्य में बांस के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बांस ग्राम स्थापित किया गया है। जी हाँ, तो बांस के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों बांस ग्राम स्थापित किया गया है, और ये किया गया है आपको त्रिपुरा में। जी हाँ, त्रिपुरा ही वैसा राज्य है दोस्तों जो बांग्लादेश से, है ना, बताइए, तो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है ये त्रिपुरा। आप मानचित्र में देखिएगा कि जो त्रिपुरा है बांग्लादेश से ना 3 ओर से घिरा हुआ, इधर भी बांग्लादेश, इधर से भी बांग्लादेश, इधर भी बांग्लादेश, है ना। ये मतलब इस प्रकार से इसकी आकृति है त्रिपुरा की, ठीक है। तो 3 ओर से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगला है कि जनवरी 2022 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है। जी हाँ, तो भ्रष्टाचार के मामले में भारत कितने नंबर पर है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 85 नंबर पर है ना। ये 2022 जनवरी 2022 का ये डाटा है आपका 85 नंबर। अगला है आपका कि किस राज्य में भारत का पहला पक्षी एटलस तैयार किया गया। दोस्तों भारत का पहला पक्षी एटलस तैयार किया गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर केरल में, है ना। केरल राज्य में किया गया है पक्षी एटलस। ये राज्य है आपका छोटा सा केरल, है ना, तो केरल में किया गया आपका, ठीक है। केरल में देखिए आपको साइलेंट वैली है, याद रखिएगा केरल में कौन सा वैली है, पूछा जाता है कि साइलेंट वैली कहाँ है, तो ये है आपको केरल में ही है। केरल में ही आपको पेरियार वन्य जीव अभयारण्य है, केरल में ही आपको सदाबहार वन पाया जाता है, पेरियार नदी केरल में ही बहती है ना। केरल में ही आपको हाथी सबसे ज़्यादा जो केरल में ही पाया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप याद रखिएगा। अगला है कि हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने जीता। जी हाँ, तो मिसेज वर्ल्ड 2022 का जो ताज जीता है वो जीता है आपको साइलिन फोर्ड के द्वारा, है ना, साइलिन फोर्ड, यानी कि आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला है आपका 125 नंबर की किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम। जी हाँ, भारत का सबसे ऊंचा है, हाँ ध्यान रखिएगा, वो भी फुटबॉल स्टेडियम, क्योंकि भारत में तो ज़्यादा फुटबॉल प्रचलित नहीं है ना, क्रिकेट यहाँ पर ज़्यादा प्रचलित है। तो सबसे ऊंचाई पर फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है, और ये बनाया गया है दोस्तों आपको लद्दाख में। जब ऊंचाई की बात आती है तो लद्दाख वाला ही क्षेत्र आता है आपको, है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। अगला है कि हाल ही में कौन सा राज्य LPG युक्त कुआं मुक्त राज्य बन गया। जी हाँ, LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया। दोस्तों बताइए, धुआं मुक्त राज्य जो बन गया है वो हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा बी नंबर आपका, ठीक है। हिमाचल प्रदेश। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया। जी हाँ, तो भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का जो उद्घाटन हुआ है ये हुआ है आपको हैदराबाद में, है ना। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। हैदराबाद जो है अभी है तेलंगाना की राजधानी है ना। बाद में जो आंध्र प्रदेश की राजधानी भी अभी हैदराबाद ही है, बाद में अमरावती हो जाएगा आंध्र प्रदेश की राजधानी। नेक्स्ट है आपका 128 का है कि हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया। जी हाँ, देश का पहला ड्रोन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, पहला ड्रोन स्कूल है दोस्तों, और इसका जो उद्घाटन किया गया है वो ग्वालियर में किया गया, ठीक है, याद रखिएगा ग्वालियर में। नेक्स्ट है आपका, चलिए कुछ मैथ आ गया है, तो मैथ को इसको बनाइएगा, मैथ का आपको नीचे सोल्यूशन दिया हुआ है ना, इसका आंसर दे दिया गया है। कुछ रीजनिंग मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, है ना, रीजनिंग, क्योंकि आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी बन जाएगा, रीजनिंग बनाने में ज़्यादा दिक्कत की कठिनाई नहीं होती है। अब देखिए 134 नंबर इसका रीजनिंग आप बनाइए, आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 365 अनुपात 90 समानुपात 623 अनुपात कितना होगा, है ना। तो यह प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब इसको किस तरीके से बनाया गया आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या किया है, 3
6 और 5 है ना, 3 6 5 है। तो हम क्या करेंगे, 3 गुने 6 गुने 5, 3 गुने 6 गुने 5 कितना आएगा, तो 90 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, 6 तिया 18 पचे 90, 6 तिया 18 पचे 90। उसी प्रकार से 630 को कर दीजिए, यानी कि 6 गुने 2 गुने 3, यानी कि 6 दूनी 12 तिया 36, और 36 है ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एक पूछ सकता है आपके एग्जाम में। समझ गए, कोई भी दिक्कत नहीं है। यानी कि ये तीनों को गुना कर दिया गया है ना, 3 गुने 6 गुने 5 कर दिया गया है ना, तो 90 आ जाता है। उसी प्रकार से इसको गुना कर देंगे, 6 गुने 2 गुने 3, तो हो जाएगा आपका 36 आंसर। ठीक है, चलिए दूसरा आपका क्वेश्चन है 135 है कि कह रहा है कि कबूतर जो है वो शांति का प्रतीक है। कबूतर किस चीज़ का प्रतीक होता है, तो शांति का प्रतीक होता है। वहीं जो सफ़ेद झंडा होता है वो किस चीज़ का प्रतीक होता है, तो समर्पण का प्रतीक होता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, है ना। यानी कि जो कबूतर है ये प्रतीक दिया हुआ है तो शांति का है, तो सफ़ेद झंडा किस चीज़ का प्रतीक है, तो समर्पण का प्रतीक है। अब देखिए अलग अलग जो ऑप्शन दिया गया है, ताज सिर का प्रतीक है, ये भी गलत है ना। लॉरेन विजय, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपका आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 136 में क्या दिया हुआ है कि जो स्टडी जो लिखा हुआ है STEADY, इसको इस प्रकार से लिखा गया है। एंट्री को इतना लिखा गया है, तो सीडेड को क्या लिखा जाएगा, जी हाँ, तो STEADY को इतना लिख दिए हैं, इतना कितना लिख दिए हैं, तो इतना को क्या लिखेंगे, तो एस को क्या लिखा गया है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, है ना, एस को जो लिखा गया है वो 9 लिखा गया है, तो हम एस को हम देख लेंगे क्या, 9। और देखिए 9 नंबर ऑप्शन, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, 9 देखिए इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, अब देखिए ई को क्या लिखा गया है, तो यहाँ पर देखिए ई है और यहाँ पर ई को लिखा गया है 1। अब 9 के बाद 1 आएगा, यानी कि आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन फिर से आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस प्रकार से इसको छांटना रहता है। ठीक है, यानी कि सिंपल आपको दिया हुआ रहता है, इतना को इतना लिखा गया है तो इतना को इतना लिख दिए हैं, तो इतना को कैसे लिखेंगे, बस खोज खोज के इसमें से ऑप्शन को मिला देना है ना। इतना आसान आपको रीजनिंग पूछा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि गोल्ड को आपको ये लिखा गया ना, GOLD को लिख दिया है IQNF, तो विंड को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, अगर ABCD आपको इसमें याद होना बहुत ज़रूरी है ना। ABCD तो सब लोग को याद ही है। जी को क्या लिखा गया, यहाँ पर 2 जोड़ दिया गया है जी में, है ना। जी में अगर 2 आप जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, GHI आ जाएगा, है ना। 2 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं आई लिख दिया है। अब ओ में 2 जोड़िएगा, है ना, ओ में 2 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ओ में 2 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, क्यू लिखा जाएगा, यहाँ पर क्यू लिख दिया है। एल में 2 जोड़िएगा तो एन लिखाएगा, और डी में 2 जोड़िएगा तो एफ लिखाएगा, यानी कि +2 +2 +2 यहाँ पर हो रहा है। तो विंड में भी हम क्या करेंगे, +2 +2 +2 कर देंगे, आंसर निकल जाएगा खट से, है ना। डब्लू में अगर 2 जोड़िएगा तो डब्लू क्या हो जाएगा, एक्स, और के बाद क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अब देखिए वाई आपका ये ऑप्शन खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए आई में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। आई में 2 जोड़ेंगे तो के हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी खत्म हो गया। 2 ऑप्शन अभी हमारे पास बच रहा है। अब एन में हम 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, तो आंसर निकल जाएगा आपका सी नंबर। बी भी आपका खत्म हो गया। तो इस प्रकार से ऑप्शन को छांटते जाएंगे और यहाँ पर आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से रीजनिंग को बनाते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, रिलेशन वाला। तो रिलेशन वाला आपको हम क्या बताए थे, है ना, रिलेशन वाला दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, हम लिख करके खट से बना देंगे। चलिए हम बना देते हैं इसको, है ना। इसमें कोई जान नहीं है, कोई भी जान नहीं है इसमें, है ना। रिलेशन वाला जब भी क्वेश्चन पूछे तो इसमें थोड़ा सा लिख लिया कीजिए। डी ए कह रहा है कि डी का भाई है, ये जो है वो क्या है, तो डी का क्या है, ये भाई है। मैंने लिख दिया डी, ये जो है डी का क्या है, ये भाई है। ठीक है, अब कह रहा है कि डी जो है वो बी का पिता है, डी जो है वो बी का क्या है, तो ये पिता है। ठीक है, ये मैंने पिता कर दिया इसको, है ना, ये क्या है, इसका पिता है। अब कह रहा है कि बी और सी बहनें हैं, एक सी और भी आ गई, तो बी सी क्या हो गई, ये आपस में क्या है, तो बहनें, यानी कि दोनों क्या है, माइनस है, दोनों क्या है, माइनस है, यानी कि ये बहन है आपका। ठीक है, ये दोनों बहन है। ठीक है, अब कह रहा है कि यह बताइए कि सी का ए से क्या संबंध होगा। अब देखिए सी भी और बी दोनों क्या है, बहन है। अब देखिए बी का पिता डी है तो सी का भी पिता डी होगा। अब देखिए अब डी का क्या है, ये भाई है, तो अब कह रहा है सी और ए से। अब सी और ए क्या है, तो चचेरी बहन तो होगा नहीं, चाची तो होगी नहीं, है ना। अब देखिए यहाँ पर भतीजा भी क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सी क्या है, लड़की है, सी क्या है, लड़की है, तो यहाँ पर भतीजी होगी, है ना, क्योंकि ये चाचा लगेंगे ना, ये क्या लगेंगे, चाचा लगेंगे, तो सी क्या लगेगी, सी एक क्या हो जाएगी, तो भतीजी हो जाएगी, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। तो देखिए इसको आप अपने रिलेशन के ऊपर बैठा दीजिएगा तो खट से आपको निकल करके आ जाएगा, नहीं तो इसको लिख करके भी आप इसको सजा सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, आपका 139 नंबर। 139 कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए भारत में अगर आपको दिखावे, है ना, अगर इसको हम मानचित्र में अगर हम ले चले आप लोग को, ठीक है, तो ये हमारा, जैसे 1 मिनट फिर से इसको हम पूरा मानचित्र बना ही देते हैं आप सभी के सामने।
है ना, बनाने में क्या लगेगा, 1 सेकेंड तो लगेगा ही हमको, है कि नहीं। 1 सेकेंड में आपका मानचित्र इंडिया का बन करके तैयार। ठीक है, तो ये रहा आपका भारत का मानचित्र। और भारत के मानचित्र में कह रहा है कि वो कौन सा वन है जो सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो होता है ये आपको सबसे अधिक क्षेत्र में आपको पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और भारत में बहुत सारे प्रकार का वन है, जैसे कि आपको यहाँ पर सदाबहार वन है आपका, है ना, ये वाला जो कलर मैं दिखा रहा हूँ ये वाला हो गया आपको सदाबहार वन वाला एरिया, है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सदाबहार वन है आपको, नॉर्थ ईस्ट वाले में भी कहीं कहीं आपको सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, इंडिया में मैंग्रोव वन भी है ना, जो दलदली वाला इलाका, जैसे कि आपको सुंदरवन का डेल्टा वगैरह वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर मैंग्रोव वन पाया जाता है। अंडमान निकोबार में भी कहीं कहीं मैंग्रोव वन पाया जाता है। भारत में आपको ज्वारीय वन भी पाया जाता है। ठीक है, तो ज्वारीय वन भी आपको मैंग्रोव वन को ज्वारीय वन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर पर्वतीय वन भी पाया जाता है आपको पर्वतीय वाला इलाका में। ठीक है, यहाँ पर आपको पर्णपाती वन भी है। तो पर्णपाती वन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो शुष्क होते हैं और एक आपको होते हैं आर्द्र होते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आर्द्र वाला हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे अधिक क्षेत्र पे आपको पाया जाता है। भारत में आपको मरुस्थलीय वन भी पाया जाता है राजस्थान वाले इलाका में, है ना। चलिए, तो यहाँ पर कई प्रकार के आंसर हो जाएगा आपका। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा सी नंबर। भारत में बहुत प्रकार के वन पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा आपका आर्द्र पर्णपाती वन। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों की गुलाबी क्रांति। जी हाँ, बहुत बार आप लोगों को बता चुके हैं कि जो क्रांतियाँ हैं, एक क्रांति के बारे में हमेशा आपको एग्जाम में पूछ सकता है, जैसे कि गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति जो है ना, ये 2 चीज़ से संबंधित है। एक तो आपको ये प्याज से संबंधित है और एक आपको झींगा मछली से संबंधित है ना। एक झींगा मछली से भी संबंधित है आपको गुलाबी क्रांति, तो झींगा मछली भी यहाँ पर लिख लीजिएगा। और ये प्याज से भी संबंधित है, प्याज उत्पादन से भी है। ठीक है, और भी जैसे है, जैसे काली क्रांति, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि काली क्रांति किससे संबंधित है, तो पेट्रोलियम से, है ना। काली क्रांति अगर पूछ लिया जाए दोस्तों तो नोट कर लीजिएगा, यह है पेट्रोलियम से। ठीक है, पेट्रोलियम। चलिए, और भी यहाँ पर क्रांतियाँ हैं, जैसे कि नीली क्रांति बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो नीली क्रांति आपको मत्स्य उत्पादन से है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से है। लाल क्रांति आपको मांस और टमाटर उत्पादन से है। पीली क्रांति आपको तिलहन से है ना। रजत क्रांति आपको अंडा उत्पादन से है। ठीक है, श्वेत क्रांति आपको दूध उत्पादन से है। तो बहुत सारी क्रांतियाँ हैं जो आपको एक क्रांति बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है आपको रंगून रंगून नहीं है, रेगुड़ है ना। रेगुड़ मिट्टी है। रेगुड़ जो मिट्टी है दोस्तों, ये किसका नाम है? देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है रेगुड़ मिट्टी के बारे में। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके आप लोगों को मैं समझा दूं कि रेगुड़ जो मिट्टी है वो ना, ये देखिए, ये है आपको रेगुड़ मिट्टी वाला एरिया। ये जो वाला जो मैं ये एरिया घेर रहा हूँ ना, ये पूरा रेगुड़ मिट्टी का एरिया है आपका, है ना। ये जो पूरा एरिया दिख रहा है आपको, ये पूरा रेगुड़ मिट्टी का एरिया है आपका। और ये जो है आपका काली मिट्टी। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका 41 का, है ना। रेगुड़ मिट्टी को ही आपको काली मिट्टी कहा जाता है, इसी को चेरनोजेम मिट्टी कहते हैं ना। एक क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि रूस में, है ना, रूस में रेगुड़ मिट्टी को यानी कि काली मिट्टी को क्या कहते हैं? तो चेरनोजेम मिट्टी कहते हैं। इसी को रूस में क्या कहते हैं? चेरनोजेम। चेरनोजेम इसको मिट्टी कहा जाता है रूस में, है ना। इसको याद रखिएगा, काली मिट्टी को ही। ठीक है, तो इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। भारत में इसका विस्तार महाराष्ट्र वाला एरिया में है। ठीक है, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के अलावा दोस्तों आपका पश्चिमी आपका मध्य प्रदेश में है, उत्तरी कर्नाटक में भी पाया जाता है और दक्षिणी गुजरात में भी पाया जाता है ये। ठीक है, और काली मिट्टी में कौन सी फसल का उत्पादन होता है? तो ये भी मैं कई बार बता चुका हूँ। काली मिट्टी में आपको कपास का उत्पादन होता है। ऑपरेशन फ्लड, ये आपको किस चीज़ से संबंधित है? तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है आपको ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, दूध उत्पादन और इसके वितरण से संबंधित है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि संगमरमर क्या है? बताइए, संगमरमर जो है ना, ये क्या है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका 143 का, क्या होगा आपका 143 का हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर ए, यानी कि एक पुनरावृत चूना पत्थर है आपका। ठीक है, संगमरमर हो जाएगा आपका आंसर नंबर, पुनर्विकृत चूना पत्थर है आपका, आंसर नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 144, कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला। ये भी क्वेश्चन मैं तो बिहार वाला करवाते समय आप लोगों को करवा दिए हैं। देखिए, बिहार का मैंने पूरा निचोड़ निकाल दिया हूँ, है ना। बिहार का पूरा हम निकाल दिए निचोड़, है ना। आप उसको देख लीजिएगा जरूर से जरूर, है ना। पीछे 4-5 क्लास आपको बिहार से संबंधित लिया गया था, है ना। वो सारा आपको ग्रुप में भेजा गया है। सारा करेंट अफेयर, पूरा बिहार का जनगणना, बिहार का
क्या नहीं, मतलब कि सब चीज़ वहाँ पर पढ़ा दिया गया है बिहार के बारे में, ठीक है। तो उसको जरूर देख लीजिएगा। 5 से 6 क्लास होगा बिहार का आपका, उसके अलावा लगभग 5-6 क्लास आपका करेंट अफेयर होगा जो 1000 प्लस करवाया गया था। तो ये सब चीज़ आप देख लेते हैं ना, तो इससे बाहर आपको नहीं पूछा जाएगा। तो सबसे बड़ा जिला अगर पूछ लिया जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ लिया जाए, तो वो हो जाएगा आपको पश्चिमी चंपारण, ठीक है, वो है आपका पश्चिमी चंपारण। आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 145 नंबर, और अगर जनसंख्या में पूछ लेता तो कौन होता दोस्तों, है ना। क्षेत्रफल में तो पश्चिमी चंपारण, जनसंख्या में हो जाता आपका पटना हो जाता है ना। जनसंख्या सबसे अधिक पटना है, सबसे अधिक आय के मामले में भी पटना सबसे आगे है। अगला प्रश्न है 145 नंबर कि किसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है। तो किसका शीर्ष भाग जाना जाता है दोस्तों, रामनगर दूत, कैमूर की पहाड़ी, सोमेश्वर की श्रेणी, या इनमें से कोई नहीं। तो बिहार और नेपाल की बात कर रहा है, तो नेपाल जो सटा हुआ है ना वो सोमेश्वर की पहाड़ी से सटा हुआ, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। सोमेश्वर की पहाड़ी आपको यहाँ पर मिलेगा, है ना। ये जो पश्चिमी चंपारण है ना, तो पश्चिमी चंपारण में ही सोमेश्वर की श्रेणियाँ हैं, सोमेश्वर की पहाड़ी है और हिमालय का ही भाग आता है। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समस्त बिहार में आर्द्रता न्यून किस माह में रहता है। जी हाँ, आर्द्रता न्यूनतम की बात कर रहा है, तो किस माह में आर्द्रता न्यूनतम रहता है, पूरे बिहार की बात है। तो आंसर हो जाएगा अप्रैल में। अप्रैल में जो आर्द्रता होता है ना सबसे न्यूनतम होता है पूरे बिहार में, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको PDF चाहिए, है ना, अगर आपको PDF चाहिए, इसका नोट्स चाहिए, तो आप हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7857824310। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप PDF ले सकते हैं और नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न है आपका 147 नंबर, कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो बिहार में जो सबसे अधिक वर्षा की अगर बात करें तो वो होता है दोस्तों उत्तर पूर्वी बिहार में, है ना। उत्तर पूर्वी बिहार का मतलब ये हो बोला, है ना, यहाँ पर ही किशनगंज वाला जो क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर ही सबसे अधिक मात्रा में वर्षा होता है ना, क्योंकि ये आपको वेस्ट बंगाल से सटा हुआ एरिया है। नेक्स्ट है आपका 148 नंबर का है कि बिहार में पर्णपाती वनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। जी हाँ, जो बिहार में पर्णपाती वन है इसको आप जो वर्गीकृत कर सकते हैं, किस में वर्गीकृत कर सकते हैं, तो पर्णपाती वन जो बिहार में दोनों प्रकार के हैं, एक तो आर्द्र पर्णपाती वन भी है और शुष्क पर्णपाती वन भी, दोनों प्रकार के बिहार में वन है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। देखिए आर्द्र पर्णपाती वन जो है वो राज्य के उत्तरी भाग में पाया जाता है ना, आर्द्र पर्णपाती, जबकि शुष्क जो पर्णपाती है ये दक्षिणी भाग में पाया जाता है ना। तो ये दोनों याद रखिएगा। आर्द्र हो गया बिहार के उत्तरी में, है ना। उत्तरी बिहार किसको कहेंगे, जो बीचों बीच गंगा है, गंगा के उत्तर वाला को उत्तरी बिहार, गंगा के दक्षिण वाले को दक्षिणी बिहार। तो उत्तर में आर्द्र वाला और दक्षिण में शुष्क वाला, है ना। अगला प्रश्न है आपका 149 कि बिहार के किस जिले में कुशेश्वर पक्षी विहार, ये भी आपको बताया गया। बिहार से संबंधित सब चीज़ करवा दिया गया, A to Z करवा दिया गया है, वहाँ से बिहार से फालतू आएगा ही नहीं आएगा। तो कुशेश्वर जो पक्षी विहार है ये कहाँ स्थित है बताइए, है ना। ये तो मैं नहीं बताऊंगा, बहुत बार आप लोग को बता चुके हैं। कुशेश्वर पक्षी विहार है आपको दरभंगा में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चलते हैं दोस्तों 150 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि भारत का वह राज्य जो कपास, मूंगफली, नमक और दुग्ध के उत्पादन में प्रथम है। जी हाँ, देखिए कपास में भी, मूंगफली में भी, नमक में भी और दूध में भी। देखिए दूध यहाँ पर गलत दे दिया गया है। दूध में अभी उत्पादन में टॉप पर है आपका उत्तर प्रदेश, है ना। पहले था आपका गुजरात। कपास में कपास अगर टॉप की बात करें तो गुजरात में है। मूंगफली सबसे अधिक गुजरात में होता है, नमक सबसे अधिक गुजरात में होता है, लेकिन दूध जो सबसे अधिक होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। तो दूध आपको यहाँ पर काट लीजिएगा, ये गलत दे दिया है ना। दूध सबसे अधिक यूपी में होता है। अगर दूसरा नंबर पूछता कि दूध सबसे अधिक कहाँ होता है, तब होता आपका गुजरात, है ना। दूसरे नंबर पे आपका गुजरात है दूध के उत्पादन में, और तीसरे नंबर पर आपका पंजाब आता है दूध के उत्पादन में, ठीक है। तो ये चीज़ आप जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा। कपास के उत्पादन में सबसे पहला स्थान आता है गुजरात का। अगर दूसरा नंबर पूछ लिया जाए तो दूसरा आ जाएगा कपास में महाराष्ट्र वाला आ जाएगा, ठीक है। दूसरा कौन आएगा, तो दूसरा महाराष्ट्र आ जाएगा कपास में। मूंगफली तो गुजरात आपको है ही, है ना। नमक अगर पूछ लिया जाए तो नमक सबसे अधिक गुजरात में होता है। दूसरा अगर पूछ लेता है तो दूसरा नंबर हो जाता है राजस्थान में, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आज का 150 प्रश्न यहाँ पर हम लोग देख लिए। अब इसका आंसर आपको नीचे दे दिया गया दोस्तों, तो आप इसका आंसर टेस्ट के रूप में दे सकते हैं। और यहाँ पर मिला करके आप देखिएगा टेस्ट देकर के आप लोग ने कितना कितना सही किया है। और नीचे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक कमेंट कर दीजिएगा, है ना, कि कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो।
और दोस्तों अगर इसका PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, वीडियो चाहिए तो आपको इस नंबर पे मैसेज करना होगा। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। इसमें आपको जुड़ने के लिए 351 आपका चार्ज है मिनिमम, है ना, कम से कम 351 रुपये, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर 351 ज़्यादा, बताइए 351 क्या ज़्यादा है? इतना कम आप लोग से लिया जा रहा है, फिर भी आप लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, है ना। मात्र 351 पेमेंट करके आप लोग को अभी 2 से ढाई महीने लगभग क्लास हो चुका है। अभी जितना और आगे मतलब कि डेट बढ़ते जाएगा, अभी देखिए 1 महीना से ज़्यादा डेट बढ़ गया है, तो आप लोग को 1 महीना से ज़्यादा हमको पढ़ाएंगे, है ना। ऐसा मत सोचिएगा कि जो लोग पेमेंट दे दिए हैं तो उन लोग को पढ़ाई नहीं होगा, तो सबकी पढ़ाई होती चलेगी, है ना। एक दिन भी यहाँ पर क्लास गायब नहीं होगी आपकी, ठीक है। तो 351 का एक बार पेमेंट करना है, उसके बाद सारा PDF, नोट्स, वीडियो सब चीज़ आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आपकी जो क्लास होती है वो डेली रात में 9 बजे से होती है ना। आप लोग को जो पेमेंट करना है 351 का, वो फ़ोन पे कर सकते हैं, गूगल पे या फिर पेटीएम, किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। इस नंबर पे पेमेंट करने के बाद दोस्तों स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर हमको भेज दीजिएगा। ये हमारा कैरियर परिवार चैनल है, जिसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए सीटेट की क्लास चल रही है। अब तो सीटेट पर ही आप लोग को शिक्षक की बहाली होगी। अब तो बिहार में बीटेट होने वाला नहीं है, तो सीटेट आपको लोग को तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत का यहाँ पर क्लास चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर एडमिशन लेकर के क्लास कर सकते हैं। आज हम लोग टेस्ट जो देखे वो टेस्ट नंबर आपका 60 था और यहाँ पर हम लोग 75 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे। कल हम लोग देखेंगे दोस्तों DLED से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो कल 9 बजे आप लोग जुड़ना नहीं भूलिएगा। 9 बजे से क्लास होगी कल DLED की, ठीक है। अब आपके पास समय है, आराम से आप लोग पढ़ते चलिए, ठीक है ना। आप लोग की लगभग जो सिलेबस है वो लगभग कवर हो ही गया है। यहाँ पर हम लोग रिवीजन चल रहा है फटाफट, और ये रिवीजन चलते ही रहेगा, आप टेंशन मत लीजिए, है ना। जब तक आपकी एग्ज़ाम ना हो तब तक ये क्लास चलते रहेगी, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं और फिर हम मिलेंगे 9 बजे से कल इसी चैनल पर इसी समय। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय एंड टेक केयर। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।